सर सेकंड भी। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देख लो पहले। सेकंड में कह रहा है देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एट अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा ये बात डायग्राम देख के समझ में आ रही है कि C1 C2 और C3 तीनों पैरेलल में है। इसके बाद कह रहा है, when a 3 mm thick slab is introduced between all the plates in order to maintain the same potential difference, the distance between plates is increased by 2.4 mm. So find the dielectric constant. तो देखो इसका मतलब ये हुआ, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है क्या? कॉम्बिनेशन से कुछ मतलब ही नहीं है। तो देखो कैपेसिटेंस पहले का और बाद का सेम करते हैं, तो इसमें आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, तो पहले केस में लिखेंगे हम लोग D माइनस टी, होता है ना फॉर्मूला, क्या होता है, D माइनस टी प्लस T अपॉन K इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डैश। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, बाद में गैप हो जाएगा 5.4 mm एंड माइनस 3 प्लस 3 अपॉन K इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3 mm। तो इससे देखो निकाल के आता है क्या, तो यहाँ से आएगा 2.4 प्लस 3 अपॉन K इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से K का वैल्यू 3 अपॉन 0.6 यानी 5 आ रहा है। 5 है आंसर, ठीक है। और कौन सा पूछा था, 13। 13 में, a parallel plate capacitor is made of two square plates of side A separated by a distance D, ठीक है। the lower triangular portion is filled with a dielectric constant K as shown। अच्छा, तो इसका फिगर ऐसे ही बनेगा, ये इस तरह का फिगर बनेगा इसका, कि एक में K भरा हुआ है और इधर एयर है। तो ये हम लोगों ने एक K1 K2 वाला जो क्वेश्चन किया था उस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बताओ, बताना है कि हो जाएगा, अब हो जाएगा सर। ठीक। और सर 20। 14। 14, अरे हो गया सर, ये तो हो गया। नेक्स्ट 27। सर 20। 20 में the gap between plates of a parallel plate capacitor area A and distance between plates is D is filled with a dielectric whose permittivity varies linearly from epsilon 1 at one plate to epsilon 2 at the other plate। तो देखो पहले क्या करना होगा ना कि वो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो उसने ये बता दिया है कि epsilon 1 से epsilon 2 चेंज हो रहा है और गैप जो है वो 0 से D हो रहा होगा। तो ग्राफ बना लो, तो इधर हो गया अपसाइलन, तो ये वैल्यू हो गई अपसाइलन 1, ये वैल्यू हो गई अपसाइलन 2, ये 0 हो गया और ये D हो गया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन लिख सकते हो, क्या बनेगा, तो इसका इक्वेशन बनेगा अपसाइलन 1 प्लस अपसाइलन 2 माइनस अपसाइलन 1 अपॉन D और इनटू x, ये आएगा। तो अगर हम इसमें कैपेसिटेंस लिखेंगे, अब इसमें ध्यान रखना कि जो वेरिएशन है, सबसे इंपॉर्टेंट यही पता करना है कि वेरिएशन जो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, प्लेट्स के पैरेलल हो रहा है
या प्लेट्स के परपेंडिकुलर हो रहा है, क्योंकि अगर प्लेट्स के परपेंडिकुलर हो रहा है तो जो हम लोग डीसी लिखते हैं वो सारे के सारे जो डीसी आएंगे वो सीरीज में आएंगे। तो जैसे मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे ये dx विड्थ का एक एलिमेंट लिया हम लोगों ने, ठीक है, तो इसका डीसी क्या बनेगा, इसका डीसी लिखेंगे एरिया, एरिया की जगह हो जाएगा ए अपसाइलन, अपसाइलन की जगह ये वाली वैल्यू आएगी, ये जो फंक्शन बनाया है अपसाइलन 1 प्लस अपसाइलन 2 माइनस अपसाइलन 1 अपॉन डी और इनटू एक्स। तो ए अपसाइलन नॉट और अपॉन में थिकनेस बिटवीन प्लेट्स, तो थिकनेस या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स जो है वो dx बनेगा। और क्योंकि ये सारे डीसी सीरीज में है तो हम लोग 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट को लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी सी। देखो हो जाएगा क्या? सर ये एप्सिलॉन वाला टर्म बता दीजिए कैसे आया। अपसाइलन वाला टर्म तो उसमें आता ही है ना। कैपेसिटेंस क्या लिखते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? नहीं सर वो बना कैसे है। जो इक्वेशन लिखी है यस सर। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी है, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है इसका इक्वेशन लिखा हुआ है। उसने दिया क्या है क्वेश्चन में, ये पढ़ो। उसने बताया कि जो अपसाइलन है वो अपसाइलन 1 एट वन प्लेट से अपसाइलन 2 एट अदर प्लेट चेंज हो रहा है और लीनियरली चेंज हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दो बस। स्ट्रेट लाइन यस इसके बारे में सब पता ही है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से हमने लिखा है। ठीक है सर। ये हो गया y, ये हो गया c, ये हो गया m, ठीक है। और सर 21 भी। 21 में जो फॉर्मूला बताया वही डायरेक्ट लगा दो। प्लेट्स को जब हम इंटर कर रहे हैं तो उसके ऊपर फोर्स का फॉर्मूला है ये। यस सर ठीक है। व्हेन इट इज नियर द एज कह रहा है, तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था वो x के फंक्शन में लिखा था, तो तुम्हें उसमें x की वैल्यू 0 डाल देनी है। ओके सर। और 27। 27 अभी रुक जाओ, आरसी सर्किट बचा है ना, अभी आज करेंगे। यस सर। और कोई? सर 46 भी अभी नहीं हुआ है ना सर। रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटर के सर्किट अभी छोड़ देने हैं, वो भी आज ये भी है, वही करेंगे आज। ठीक है। और सर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट का रिलेशन होता है वो मेंस के सिलेबस में नहीं है क्या सर? अरे है क्यों नहीं, है तो सब क्वेश्चन तो आए हुए हैं ना, है क्यों नहीं? यस सर। सर्किट उसी के तो है। जो भी सर्किट रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटेंस का है तो वो आरसी सर्किट में ही आता है। ठीक है, आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट हम लोगों को इसमें स्टार्ट करना है, दैट इज आरसी सर्किट्स। देखो आरसी सर्किट में सिंपली मतलब ये है कि ऐसे सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों ही प्रेजेंट हो। ठीक है, तो देखो कैपेसिटर का कोई भी सर्किट हो इन जनरल, तो वो जो कैपेसिटर का सर्किट है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब उस सर्किट को बनाने के बाद और स्विच क्लोज करने के बाद दो में से कोई एक काम हो रहा होगा। मतलब दो ही बातें हैं जो हो सकती हैं, एक है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और एक है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जिसमें कैपेसिटर के ऊपर चार्ज इंक्रीज होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जिसमें कैपेसिटर के ऊपर चार्ज डिक्रीज होगा। दो ही सर्किट हैं एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में कैपेसिटर के ऊपर चार्ज का फंक्शन आता है
वो फंक्शन हम लोग प्रूव करेंगे कि वो एक्सपोनेंशियल आता है। तो चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, जो चार्ज का वेरिएशन आएगा वो एक्सपोनेंशियल आएगा, मतलब नेचुरल चेंज आएगा। हम लोग का फिजिक्स में ज्यादातर जगह, या ऐसा कहना चाहिए ऑलमोस्ट सारी जगह, एक्सपोनेंशियल चेंज ही है। फिर चाहे वो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो, या आरसी सर्किट हो, या रेडियो एक्टिविटी हो, ठीक है ना, उन सभी जगह फंक्शन सेम है, एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खास बात ये होती है कि उसका वैल्यू, मतलब उसका वैल्यू जैसे चेंज हो रहा होता है, उसी तरह से उसका रेट ऑफ चेंज भी चेंज हो रहा होता है, क्योंकि डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करने पे फंक्शन का नेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। तो हम लोग इसमें पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, अब चार्जिंग हम लोग एक सिंपल सर्किट लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और उस सिंपल सर्किट में एक सिंगल रेजिस्टेंस लेते हैं, सिंगल कैपेसिटर लेते हैं और बैटरी। तो मान लेते हैं कि ये सर्किट है, बैटरी हो गई, और इसको हम लोग इस स्विच को t इक्वल टू 0 पे क्लोज करेंगे। ध्यान रखना कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ले रहे हैं तो हमने पहले से इस कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लिया हुआ है, ठीक है। और इस स्विच को हम लोग क्लोज करने वाले हैं t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब देखो जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे, हालांकि इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम लोगों ने एक बात ये बोली थी कि कैपेसिटर को चार्ज होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, मतलब कैपेसिटर तुरंत ही चार्ज हो जाएगा अगर सर्किट में रेजिस्टेंस कम है तो, ठीक है ना। और वो बात हम यहाँ पे प्रूव भी कर पाएंगे इस केस में। हाँ, ये है कि अगर रेजिस्टेंस बड़ा हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है तो कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो थोड़ी स्लो होगी, बट ये कि फाइनली इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो वही आएगा जो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल बना दे इसको। मतलब हमको ये तो पता ही है कि इसके ऊपर जो फाइनल चार्ज आना चाहिए वो फाइनल चार्ज इसके ऊपर C इंटू ई के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि C इंटू ई के इक्वल आने के बाद कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो जाएगा। या ऐसे कहो कि इस ब्रांच में करंट तभी तक फ्लो करेगी जब तक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और बैटरी का वोल्टेज ज्यादा रहेगा। कैपेसिटर का जब बराबर हो जाएगा तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो फिलहाल हम लोग एज्यूम ये करते हैं कि लेट से t इक्वल टू टी पे, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि लेट अस अज्यूम कि t इक्वल टू टी तक q चार्ज फ्लो हो चुका है सर्किट में, ठीक है। ये ऐसे लिखना चाहिए, q चार्ज सर्किट में फ्लो हो चुका है और t इक्वल टू टी पे जो करंट फ्लो कर रही है एट दैट मोमेंट वो I है। ध्यान रखना q हमने क्या एज्यूम किया है, q क्या है, q इज चार्ज फ्लोन टिल t इक्वल टू टी, ठीक है। अब t इक्वल टू टी तक जो भी चार्ज सर्किट में फ्लो हुआ होगा, क्या वो कैपेसिटर की एक प्लेट पे प्लस क्यू और एक प्लेट पे माइनस क्यू आ गया होगा। अब हम लोग इसमें नॉर्मल केवीएल लगाते हैं, जैसे केवीएल लगाते हैं, तो केवीएल लगाने के लिए इधर से चलना स्टार्ट करते हैं। तो पहले बैटरी का कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है, इधर से चलना शुरू करेंगे तो, क्यों भाई, पहले बैटरी का तुम देखो ध्यान से तो माइनस ई पड़ेगा। फिर रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या लिखते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस आई आर। और फिर कैपेसिटर वोल्टेज क्या लिखेंगे, क्यू बाई। तो देखो ध्यान से एक बात देखो कि प्लस माइनस साइन कैसे लिख रहे हैं। बैटरी में जब हम लोग आए तो माइनस साइन लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में है तो प्लस आई आर। और कैपेसिटर की जो भी प्लेट पहले पड़ रही है, प्लस पड़ रही है तो प्लस क्यू बाई सी, माइनस पड़ती तो माइनस क्यू बाई सी, ठीक है। और करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो करंट को लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट को हम लोग डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से ई माइनस ई प्लस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करें, देखो ध्यान से, तो डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू सी ई माइनस क्यू अपॉन सी। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग चार्ज वाले टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, तो डी क्यू के नीचे ले आते हैं सी ई माइनस क्यू, और डी टी के नीचे ले आते हैं कॉन्स्टेंट आर इंटू सी, और इंटीग्रेट करते हैं टाइम की लिमिट्स 0 से टी और चार्ज की लिमिट्स भी 0 से क्यू, क्योंकि स्टार्टिंग में चार्ज फ्लोन 0 था। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्यू का जो फंक्शन आएगा वो आ जाएगा सी ई ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। देखो ध्यान से, ठीक है। करंट का फंक्शन अगर चाहिए तो करंट की वैल्यू हो जाएगी डी क्यू बाई डी टी, तो करंट आएगा ई बाई आर ई टू द पावर माइनस
T/RC। पहले तो ये बताओ इसमें कोई डाउट है तो जो निकाला है? देखिए, मतलब कैपेसिटर अगर चार्ज हो रहा है तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटर का चार्ज कैसे चेंज हो रहा है टाइम के फंक्शन में, और सर्किट में करंट कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम चार्ज एज वेल एज करंट दोनों का अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, तो चार्ज का वैल्यू तुम ध्यान से देखो कि चार्ज फाइनली स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुंच जा रहा है, और उस चार्ज की स्टेडी स्टेट वैल्यू C इंटू ई के इक्वल है। और ये जो ग्राफ आएगा ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। मतलब ये कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो उसके ऊपर टोटल चार्ज CE के बराबर होगा। और करंट का ग्राफ अगर बनाए तो करंट का ग्राफ कैसा रहेगा? तो करंट का ग्राफ भी एक्सपोनेंशियल है, बस ये है कि चार्ज एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग है और करंट जो है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग होगा। करंट की इनिशियल वैल्यू E/R है और फिर वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज टू 0 हो रहा है, ठीक है। देखो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो अलग से नोट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? करंट की वैल्यू आ रही है E/R। तो देखो E/R का मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का बिहेवियर शॉर्ट सर्किट की तरह है। देखो करंट की वैल्यू E/R तो तभी आ सकती है ना जब ऐसा समझ लो कि सर्किट में कैपेसिटर है ही नहीं, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस है और बैटरी है। तो T इक्वल टू 0 पे जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच करंट की वैल्यू E/R मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है कि क्लोज करने के तुरंत बाद कैपेसिटर का जो बिहेवियर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह है। ध्यान रहेगा। सेकेंड पॉइंट में लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग स्विच, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग स्विच को हम लोग स्टेडी स्टेट भी बोल सकते हैं। तो स्टेडी स्टेट में यानी कि T टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तुम देखो T टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू 0 हो जा रही है। करंट की वैल्यू 0 होने का मतलब ये हुआ कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जा रहा है तो फिर कैपेसिटर कोई भी करंट अपने थ्रू अलाउ नहीं कर रहा है एंड कैपेसिटर इज बिहेविंग एज ओपन सर्किट। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने ही रखने हैं, और ये बातें हम लोगों ने निकाली भले ही सिंपल सर्किट के लिए है, बट ये किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए ट्रू है। मतलब ये है कि अनचार्ज कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और फुल्ली चार्ज कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। बोलिए, देखो नोट करो यहां तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट इज टाइम कांस्टेंट। ये जो R इंटू सी का जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो देखो ये तो सिंपली एक कांस्टेंट की तरह है। एक्चुअली T/RC, ये तो मालूम है ना कि T/RC डायमेंशनलेस होना चाहिए, और डायमेंशनलेस तभी हो सकता है जब R इंटू सी का जो डायमेंशन है वो टाइम का डायमेंशन होगा। तो इसका मतलब है कि R इंटू सी एक टाइम कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको हमने टाइम कांस्टेंट नाम दे दिया है। रेडियो एक्टिविटी में इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज लाइफ। याद है नहीं याद है? क्यों भाई? रेडियो एक्टिविटी में एक टर्म होता है ना एवरेज लाइफ, विच इज 1/λ। तो ऐसे समझ लो कि 1/λ का काम यहाँ पे RC के बराबर है। 1/λ इज सेम एज RC। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? सिग्निफिकेंस इसका ऐसे निकाल सकते हैं कि जैसे चार्ज को अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा CE 1 माइनस e⁻⁻t/τ, ठीक है। अब ऐसे देखो कि T इक्वल टू 0 पे Q की वैल्यू 0 है। अच्छा, एक टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होगी? तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो 1 माइनस e⁻⁻1, तो ये वैल्यू निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली 0.63 CE, ठीक है। अच्छा, एक और टाइम कांस्टेंट के बाद अगर निकालें 2 टाउ पे, तो 2 टाउ पे Q की वैल्यू निकल के आती है CE 1 माइनस e⁻⁻2। अच्छा, ये जो भी वैल्यू आएगी निकल के ना, मतलब 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर का वैल्यू,
ये वैल्यू निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली 0.86 टाइम्स सीई। और अगर इस 0.86 टाइम्स सीई को हम लोग जरा स्प्लिट कर दें 0.63 सीई में एंड प्लस जो बचा हुआ है, तो वो जो बचा हुआ है ना वो एक्चुअली 0.63 टाइम्स ऑफ 0.37 सीई के बराबर आएगा। तो इसका इससे ये मतलब निकलेगा कि व्हाट इज टाइम कांस्टेंट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इन एवरी टाइम कांस्टेंट 63% of remaining charge 63% of remaining charge is delivered by the battery। मतलब समझना जरा, जैसे t इक्वल टू 0 पे है तो t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज रिमेनिंग है, मतलब आना कितना बाकी है। तो t इक्वल टू 0 पे तो पूरा का पूरा आना बाकी है विच इज इक्वल टू c इंटू ई। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टाउ में यानी कि फर्स्ट टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज आएगा, तो जितना आना बाकी है विच इज सीई उसका 63% आएगा। तो ऐसे समझ लो कि 0.63 सीई चार्ज हो जाएगा t इक्वल टू टाउ पे। अब बचा कितना है, तो अब देखो 0.63 सीई आ चुका है तो बचा है 0.37 सीई। तो अगले टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज आएगा, तो अगले टाइम कांस्टेंट में जो चार्ज आएगा वो 0.37 सीई का 63% आएगा। जैसे हम लोग हाफ लाइफ डिफाइन करते हैं ना, तो वैसे ही एवरेज लाइफ है, ठीक है ना। एवरेज लाइफ का मतलब यही होगा कि 63% डिके होने में जितना टाइम लग रहा है, ये भी बोल सकते हैं। तो हर टाइम कांस्टेंट में बचे हुए का 63% आएगा, तो इसीलिए उसको कंप्लीटली चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। ये बात समझ में आई 63% वाली? यस। और एक पॉइंट इसमें लिख लो, पावर लॉस इन रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर कभी निकालना है कि रेजिस्टेंस में कितना पावर लॉस हो रहा है, तो देखो पावर लॉस के लिए तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो अगर आई स्क्वायर आर की वैल्यू लिखोगे तो ये आएगी ई स्क्वायर बाई आर एंड ई टू दी पावर 2t हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। अब तुम ध्यान से देखो तो पावर टाइम का फंक्शन है, तो अगर हमें हीट लॉस निकालना है तो हमें इस पावर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से t, तो हमें t टाइम में कितना हीट लॉस होगा ये पता चल जाएगा। या फिर इसका दूसरा एक तरीका है, दूसरा तरीका ये कि हीट लॉस इज इक्वल टू वर्क डन बाई बैटरी माइनस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। वर्क डन बाई बैटरी कैसे लिखेंगे, तो देखो बैटरी का वर्क डन होता है बैटरी ने जो चार्ज डिलीवर किया है इनटू बैटरी का ईएमएफ। तो बैटरी का वर्क डन तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं सीई स्क्वायर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। और कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई है तो उसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो ये भी आ जाएगा सीई स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या है कि इस मेथड से हमको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। क्लियर है दोनों मेथड? देखो रेजिस्टेंस में कितना एनर्जी लॉस हुआ, एक तो करंट से निकल आएगा और एक ऐसे भी निकल आएगा कि रेजिस्टेंस में लॉस वही हुआ जितना कैपेसिटर में स्टोर नहीं हुआ। मतलब बैटरी ने x अमाउंट भेजा उसमें से x/2 लॉस हो गया, x/2 स्टोर हो गया, तो स्टोर वाला घटाएंगे तो लॉस वाला निकल आएगा। क्लियर? फोर्थ पॉइंट बताइए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें, इसको ये वाला वन बना देते हैं। सेकंड हो जाएगा फिर इसमें डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में मान लेते हैं कि एक हमारे पास चार्ज कैपेसिटर है और उस चार्ज कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टेंस के साथ।
ठीक है। और इस कैपेसिटर के ऊपर पहले से ही कैपिटल क्यू और माइनस क्यू का चार्ज है, देखो ध्यान से। और इस स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे t इक्वल टू 0 पे, बोलो। तो t इक्वल टू 0 पे क्लोज करने के बाद ये जो सर्किट है, अगर हम कुछ देर के बाद देखें कि मान लेते हैं कि t इक्वल टू टी पे क्या होगा, क्यों भाई? तो t इक्वल टू टी पे अगर हम ये एज्यूम करें, ध्यान से बताना मुझे एक बात, कि इसमें से Q चार्ज फ्लो कर गया है और सर्किट में करंट आई है, तो ये बताओ कि अगर Q फ्लो कर गया है तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे कितना बचा होगा? कैपेसिटर प्लेट्स में बचा कितना होगा, क्यों भाई? क्या कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बोल सकते हैं, प्लस का, और इस प्लेट पे उतना ही माइनस का। ये जरा ध्यान से बताओ, इसमें इस स्टेप में कोई डाउट है तो? सर Q हमने वही एज्यूम किया है, Q इज चार्ज फ्लोन इन दी सर्किट। तो अगर फ्लो Q हो गया है तो उसकी प्लेट पे बचा कितना, Q माइनस Q। तो अब फिर से जरा इसमें तुम KVL लगाओ। तो KVL लगाओगे तो क्या लिखेंगे, करंट की डायरेक्शन में चलें अगर तो लिखेंगे प्लस IR। तो अब जरा ध्यान से देखना, जब हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जब कैपेसिटर पे पहुंचेंगे तो पहले कौन सा प्लेट मिल रहा है हमको? माइनस प्लेट पहले मिलेगा, तो इसको लिखेंगे माइनस का Q माइनस Q अपॉन C इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं dq बाई dt इंटू आर इज इक्वल टू Q माइनस Q अपॉन C। तो इसको dq के नीचे ले आते हैं Q माइनस Q को, एंड इक्वल टू dt अपॉन आर सी। फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो जरा बताओगे कि चार्ज की लिमिट्स कहाँ से कहाँ पड़ेंगी, Q की लिमिट्स बताओ, Q की लिमिट्स क्या होंगी, बोलिए। कैपिटल Q से 0। Q मैंने हम लोगों ने एज्यूम क्या किया है, Q चार्ज ऑन कैपेसिटर है या Q चार्ज फ्लोन इन दी सर्किट है? फ्लोन इन द सर्किट। फ्लोन इन द सर्किट t इक्वल टू 0 पे तो 0 ही था ना, तो इसकी लिमिट्स अभी भी 0 से स्मॉल q ही रहेंगी, ध्यान रखना। तो यहाँ से इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो q की वैल्यू आएगी कैपिटल Q ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये q की वैल्यू आएगी, ठीक है। करंट अगर हमको चाहिए तो करंट फिर से क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी dq बाई dt। तो ये आएगी कैपिटल Q अपॉन आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। देखो, तो ये करंट आ जाएगा। और ध्यान रखना कि ये जो Q हम लोगों ने निकाला है, ये Q चार्ज ऑन कैपेसिटर नहीं है, ये है चार्ज फ्लोन इन दी सर्किट। अगर हमें चार्ज ऑन कैपेसिटर लिखना है तो क्या करना चाहिए, माइनस दिस। चार्ज ऑन कैपेसिटर हो जाएगा कैपिटल Q में से स्मॉल q सब्ट्रैक्ट कर दो। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर का जो फंक्शन आएगा वो बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे कि करंट का फंक्शन है, डिक्रीजिंग टाइप का, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना। इस बात का जरा ध्यान रखना, ठीक है ना। हम लोगों ने जब इंटीग्रेट किया तो Q कुछ और लिया हुआ है, और ग्राफ बना दो, वो तो एक्सपोनेंशियली बनेगा ग्राफ, तो कुछ करना ही नहीं है। चेंज इज ऑलवेज एक्सपोनेंशियल, डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है तो, दोनों ही केस में। अब ये कि चार्ज ऑन कैपेसिटर जो है वो कैपिटल Q से डिक्रीज होना शुरू होगा, और करंट इन दी सर्किट, करंट की इनिशियल वैल्यू क्या है, करंट की इनिशियल वैल्यू है कैपिटल Q बाई आर सी, देखो। और करंट जो है वो कैपिटल Q बाई आर सी से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना शुरू होगी, देखो, ठीक है ना। यहाँ भी आरसी को टाइम कांस्टेंट बोल सकते हैं, तो वही 63% बन जाएगा, ठीक है ना। चार्ज फ्लोन इन द सर्किट जो होगा दैट इज 63% ऑफ रिमेनिंग चार्ज। सर एक कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ बताइए। सर कैपेसिटर की दोनों प्लेट से जो चार्ज क्यों वो कैसे डिक्रीज हो जाएगा, मतलब एक प्लेट से, एक प्लेट से होगा ना सर? एक प्लेट से प्लस क्यू निकल रहा है और दूसरे प्लेट पे प्लस क्यू पहुंच रहा है,
चार्ज तो पूरे सर्किट में घूमेगा ना, केवल एक प्लेट पे नहीं घूमेगा ना। हाँ हाँ यस सर ठीक है। एक प्लेट से प्लस क्यू निकल गया और एक प्लेट पे प्लस क्यू पहुंच गया। यस सर ठीक है। सर इसमें पहली इक्वेशन में सर कैपेसिटर का पोटेंशियल नेगेटिव क्यों रखा है? क्योंकि जब हम लोगों ने केवीएल लगाया ना, इधर से चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, देखो तो प्लस IR बनेगा करंट की डायरेक्शन में होने की वजह से। और जब कैपेसिटर पे पहुंचे तो पहले कौन सी प्लेट पड़ रही है उसके हिसाब से साइन आता है। सर अगर हम ऑपोजिट भी कर लें तो फिर IR तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अपोजिट चलोगे तो करंट के अपोजिट जाओगे तो माइनस IR लिखते हैं ना, तो IR माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इक्वेशन तो यही बनेगी। यस सर यस सर। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज, क्योंकि दो ही है पैरेलल की तरह, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज इक्वल होगा। तो अगर ऐसा करोगे तो बनेगी इक्वेशन Q माइनस Q बाई C इज सेम एज IR। तो भी इक्वेशन तो यही बनी ना। केवीएल Yes, चाहे sir. लिख लो तो सही लिखोगे सबसे सेम ही बनेगी। ठीक है। अच्छा देखो, अब कैपेसिटर में देखो, एक तो वेरिएशन तुमको ध्यान रखना है कि वेरिएशन जो है वो एक्सपोनेंशियल है, इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो। ठीक है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैंने देखे अभी तक, तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर T इक्वल टू 0 पे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, हम लोगों ने सॉल्व किया है सिंगल कैपेसिटर सिंगल रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन अगर मल्टीपल कैपेसिटर मल्टीपल रेजिस्टेंस भी है सर्किट में, तो भी तुम्हें करना क्या है, अगर हमसे पूछा है कि स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद करंट बताओ, तो तुम्हें क्या करना है, कोई भी सर्किट गिवन हो, स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद कैपेसिटर को हम बना देंगे वायर और फिर उस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे। फिर वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर हमसे पूछा होगा कि लॉन्ग टाइम आफ्टर बताओ, तो लॉन्ग टाइम आफ्टर के लिए कैपेसिटर की ब्रांचेस को हम ओपन सर्किट बना देंगे। बस बेसिक इतनी बात याद रखनी है। बताओ, ध्यान रहेगी तो बस क्वेश्चन करते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। बोलिए। देखो इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले करते हैं ये 40 करते हैं। देखो पहले अब इस क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान से देखो, पढ़ लो पहले क्या लिखा हुआ है। सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं हमको, बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज होगा। यानी ये बताओ कि स्टेडी स्टेट में पूछा है कि इनिशियली पूछा है। स्टेडी स्टेट पे। स्टेडी स्टेट में पूछा है, तो हमें क्या करना है, कोई भी RC सर्किट दिया हुआ है, अगर स्टेडी स्टेट में सॉल्व करना है तो तुम एक दूसरा सर्किट बना लो, इस सर्किट को छोड़ो, एक दूसरा सर्किट बना लो जिसमें कैपेसिटर वाली ब्रांच को कर दो ओपन। समझना ध्यान से, कैपेसिटर वाली ब्रांच को हम लोग कर देंगे ओपन। देखो कैपेसिटर वाली ब्रांच को कर देते हैं ओपन, कैपेसिटर हटा देते हैं। ठीक है। अब ये बताओ, ये जो सर्किट तुम्हारे सामने आया है, ये सर्किट है T इक्वल टू इन्फिनिटी पे, और इसको नाम दे देते हैं पॉइंट A और पॉइंट B। अब तुम ये बताओ कि इस सर्किट को सॉल्व करके क्या तुम सारे रेजिस्टेंसेज में करंट निकाल सकते हो। करो पहले इतना काम। ये तो करंट का क्वेश्चन बन गया ना, इसका तो कैपेसिटर से कोई मतलब ही नहीं, कैपेसिटर हटा दिया है। अब तुम सारे करंट सारे रेजिस्टेंसेज में करंट निकालो, कितना आएगा, पहले इतना काम करो। अब तुम अगर इस सर्किट को ध्यान से देखो तो इस रेजिस्टेंस में तो कोई करंट होगा ही नहीं, क्यों भाई। ठीक है। अब इधर वाले सर्किट जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, अब चाहे जैसे कर लो सॉल्व। तो R इक्विवेलेंट अगर हम लोग निकालें इसमें, तो ये 2 और 2 सीरीज में, क्यों भाई, ये 2 और ये 2 सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए, बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है तो। क्योंकि इधर तो करंट जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि इधर का सारा करंट इधर जा रहा है, और अगर सारा करंट जा रहा है तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है। तो ये 2 और 2 हो गए 4, और ये 4 और ये 2 पैरेलल में हो गए। तो
तो इनका कॉम्बिनेशन आएगा 4 और 2 कितना बनेगा 8/6 यानी 4/3 और 4/3 और 2 सीरीज में, या ऐसे कर लो कि तुमको 10/3 हो जाएगा। नहीं ऐसे कर लो कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस तुमने निकाला 4/3 ओम और ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो ये जो 10 वोल्ट का बैटरी है इसका वोल्टेज 4/3 और 2 में डिवाइड कर दो, क्यों भाई? तो कितना आएगा, तो 10 इंटू 4/3 अपॉन 4/3 प्लस 2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 40/10 आ रही है 4 वोल्ट्स। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट्स, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया 6 वोल्ट्स। बताओ सबसे पहले, इतनी बात क्लियर है? 10 इंटू 4/3 अपॉन 4/3 प्लस 2, तो ये हो गया 40 और नीचे हो गया 10, सही है, ठीक है। अब ये 4 वोल्ट अगर है तो इसका मतलब है कि इन दोनों से जाने वाला करंट, इधर जाने वाला करंट होगा 1 एम्पियर। देखो चेक करो, इधर जाने वाला करंट 1 एम्पियर होगा और इधर जाने वाला करंट 2 एम्पियर होगा और इसमें जाने वाला करंट 3 एम्पियर होगा। देखो, और 3 एम्पियर बैक टू बैटरी। करंट तुम निकालो बस, अब तुम चाहे जैसे निकालो, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, हमको निकालना था कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। तो अब देखो तुम्हें क्या करना है, VA माइनस VB निकालना है। तो VA माइनस VB निकालने के लिए तरीका ये कि A से चल के B तक जाना है कंडक्टिंग रास्ते से। तो देखो A से चल के B तक जाएं तो पहले इधर नीचे चलते हैं, देखो ध्यान से, फिर इधर चलते हैं देखो, और फिर इधर चलते हैं तो B पे पहुंच जाएंगे। तो इस रास्ते में जो भी ड्रॉप पड़ते जा रहे हैं नोट करते जाओ क्या बनेगा। तो नीचे आएंगे तो पड़ेगा प्लस का 1 इंटू 2, फिर राइट में जाएंगे तो पड़ेगा प्लस का 3 इंटू 2 और फिर 0 है, तो ये कितना आएगा, तो ये 8 वोल्ट हो गया, यही आंसर है। अगर हमसे कहता कि चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा, तो वोल्टेज में कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाई कर देते, चार्ज आ जाता। देखो बताओ क्वेश्चन में कोई डाउट है? सर एक बार वो बता दीजिए 2 ओम में करंट क्यों नहीं? भाई एक बार ये बताओ कि ये वाला ब्रांच अगर ओपन हो गया है तो यहाँ तो करंट होगा नहीं, तो यहाँ कैसे हो सकता है करंट, बताओ भाई। अगर इस कोई करंट है तो आगे कहाँ जाएगा वो, आगे तो ओपन हो गया ना सर्किट, इसलिए इसमें कोई करंट नहीं। बोलिए, क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आया वैसे आरसी सर्किट पे, ऐसे ही सीधे सीधे ही आए हैं। देखो और एक तो कर लेते हैं जो आए वही है, जैसे ये देखो 30 नंबर भी सिमिलर क्वेश्चन है। देखो करो, कर सकते हो अपने आप, ट्राई करो। ये कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको चेंज करना पड़ेगा। करो देखो, आंसर इसका सी आना चाहिए। बताइए, बताना है मुझे, क्वेश्चन बताना है। सर हाँ बोलिए। सर स्टेडी स्टेट में जब कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज होता है तो हाँ, सर इसमें इसको CV Q इक्वल्स टू CV करके नहीं कर सकते? चार्ज निकालने के लिए तो Q इक्वल टू CV कर ही सकते हैं, बट उसके लिए पहले V तो निकालना पड़ेगा ना, कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। बोलो, वही वैसे ही किया होगा। क्या करो, स्टेडी स्टेट में हमने इसको ओपन कर दिया, बस सिंपल सी बात ये है। तो उस A से B में कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। अब बाकी सर्किट जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो बाकी सर्किट के लिए जरा पहले देखो R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा इसमें पहले तो R इक्विवेलेंट कितना आता है, 12 और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा 3 और 3 और 6 हो गए 9 ओम, क्यों भाई? तो यहाँ से निकलेगा I टोटल, तो I टोटल हो जाएगा 72/9, तो ये हो जाएगा 8 एम्पियर। देखना जरा ध्यान से,
तो यहाँ से 8 एम्पियर निकलेगा और 8 एम्पियर इसको वापस मिलेगा। अब जब ये 8 एम्पियर यहाँ पहुँचेगा तो डिवाइड कैसे होगा? क्यों भाई, 4 और 2 में डिवाइड होगा या 12 और 4 में डिवाइड होगा? 12 और 4 में डिवाइड होगा 1:3 के रेशियो में। तो 1:3 में डिवाइड करने का मतलब कि इधर जाएगा 2 एम्पियर और इधर जाएगा 6 एम्पियर, और ये 2 एम्पियर इधर से ही आ जाएगा। तो 2 इधर से आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये 2 इधर से वापस और ये 6 इधर से, 8 बन गया। अब हमें चाहिए VA माइनस VB। तो VA माइनस VB निकालने का मतलब है A से चल के B तक आना है, कोई भी रास्ते से आ जाओ। तो जो सबसे छोटा रास्ता उसी से आ जाते हैं, तो ये रास्ता हो गया। तो अगर हम A से B आएंगे तो एक ही पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, वो हो जाएगा 2 × 10, तो ये आ जाएगा 20 वोल्ट्स। बताओ, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा? तो चार्ज ऑन कैपेसिटर हो जाएगा C × VA माइनस VB। तो बस 200 माइक्रो कूलम हो गया। बोलो, ठीक है? बताइए, कोई डाउट है तो, कोई बात जो नहीं समझ में आई? और देखो, ये देखो 27, देखिए, हम लोगों ने जो RC सर्किट पढ़ा है उसमें सिंगल कैपेसिटर सिंगल रेजिस्टेंस था। इसमें फर्क इतना है कि इसमें 2 कैपेसिटर है, लेकिन ध्यान से देखो तो दोनों कैपेसिटर अगल बगल लगे हुए हैं, और उसने C इक्विवेलेंट भी बता दिया, मतलब सब तो उसने दे दिया। अभी पूछा क्या है? क्यों भाई? तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट क्या, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू E ब्रैकेट 1 माइनस e⁻t बाई टाउ इक्विवेलेंट। टाउ इक्विवेलेंट कितना बनेगा इस सर्किट में? तो टाउ इक्विवेलेंट होगा C इक्विवेलेंट इंटू R, तो ये हो जाएगा C1 C2 R अपॉन C1 + C2। तो भाई, अब क्योंकि दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो इन दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम ही रहेगा। तो भाई, बस यही आंसर हो गया। कौन सा आंसर? C बन गया। बोलो, रिजल्ट मालूम है तो एक मिनट भी नहीं लगना है। ठीक है, और देखो ये 19, देखिए, इसमें कोई डाउट 27 में किसी को? नो सर। 19 देखो, आंसर इसमें बी आना चाहिए। अब देखो, इसमें भी कह रहा है कि स्टेडी स्टेट में, तो अब देखो स्टेडी स्टेट में ये जो कैपेसिटर है इससे कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ब्रांच से ही कोई करंट नहीं जाएगा। अब इस ब्रांच से कोई करंट नहीं, तो इसका मतलब ये जो करंट आई है ये बाहर ही घूम रहा है, तो एक ही लूप है, एक ही लूप रूल लिख दो, सीधे सीधे एक लूप रूल लिख दो। करंट की डायरेक्शन में अगर चले तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा -16 + 9i + 3i एंड +8 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 12i = 8, तो i की वैल्यू क्या आ जाती है? 2/3 हो गया। बोलो, कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? बोलो, यही मेन में क्या ज्यादा सर इम्पोर्टेंट। हाँ बोलो बोलो।
सर इसमें लूप रूल क्यों लगाया सर? इसमें तो डायरेक्ट सर ये नहीं कह सकते थे सर दोनों सेल आपस में लगे तो ऐड नहीं हो जाएगा सर इन दोनों का पोटेंशियल दोनों सेल किस में ले रहे हो तुम? सीरीज में ले रहे हो, कैसे ले रहे हो? सीरीज में? अगर सीरीज में ले रहे हो तो सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड नहीं होंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट होंगे? क्योंकि इसका करंट देने का डायरेक्शन और इसका करंट देने का डायरेक्शन आपस में अपोजिट है। तो अगर तुम इसको सीरीज में लेके चल रहे हो तो सीरीज में ई इक्विवेलेंट की जगह आएगा 16 माइनस 8 और आर इक्विवेलेंट की जगह आएगा 9 प्लस 3। तो यहां से भी यही आ जाएगा, जो मर्जी वो कर लो ना। हाँ सर ठीक है। सीरीज में सब्ट्रैक्ट होंगे ईएमएफ, ये बात समझ में आई कि नहीं? दोनों अपोजिट सेंस में लगे हुए हैं अगर सीरीज की बात करेंगे तो। बोलिए। यस सर। देखो आईआईटी में जो आए हुए हैं वो कर लो। जेई मेन में तो मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या आंसर आएगा। इसमें आंसर बी आना चाहिए। अब देखो करेक्ट ऑर्डर में सीधे सीधे मतलब ये हुआ कि जैसे तुम पहले केस में देखो तो पहले केस में आर इक्विवेलेंट की जगह R1 प्लस R2 हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में है, और C इक्विवेलेंट की जगह भी C1 प्लस C2 हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल में है। तो जो टाउ बनेगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। क्यों भाई? टाउ वन की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 इंटू C1 प्लस C2, जो भी वैल्यू आ रही होगी। दूसरे केस में ये सीरीज में है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये पैरेलल में है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो टाउ टू की वैल्यू बनेगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो, और इसी तरह टाउ थ्री की वैल्यू लिखेंगे अगर, तो टाउ थ्री भी सेम ही आएगा। नहीं, R1 R2 के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो R1 R2 का बनेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और कैपेसिटर के लिए C1 प्लस C2। क्यों भाई? ठीक है, कैलकुलेट करके देखना निकल आएगा बी ऑप्शन। और देखो नेक्स्ट देखो ये 24 आंसर सी आना चाहिए ना। सी आ रहा है। ठीक, देखो क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये भी तुम देखो तो सिमिलर क्वेश्चन ही है। नहीं है अभी जो किया हम लोगों ने, क्योंकि ए और बी ओपन सर्किट हो जाएंगे तो जो भी करंट होगा ना वो बाहर वाले सर्किट में ही फ्लो करेगा। माइक ऑफ कर लो भाई। कैपेसिटर को कर दो ओपन सर्किट। पॉइंट ए पॉइंट बी, तो अब नीचे वाली बैटरी 2V है तो करंट जो है ये इधर से आई करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। देखो, तो अगर हम आई करंट निकालें तो आई करंट की वैल्यू हो जाएगी 2V में से V सब्ट्रैक्ट होगा ऑन टोटल रेजिस्टेंस हो गया 3R, तो करंट आ जाएगा V बाई 3R। अब ध्यान से देखो हमें VA माइनस VB निकालना है, तो मैंने तरीका क्या बताया VA माइनस VB निकालने का, कि हमको A से चल के B तक जाना है, रास्ता कोई भी ले सकते हैं। अब देखो ध्यान से, जब A से B की तरफ चलेंगे तो एक बैटरी भी लगी हुई है वहां V की, तो वो भी काउंट होगी, तो वो हो जाएगा प्लस V। इधर से जब चलेंगे तो ये आ जाएगा प्लस V, और फिर जब इधर पहुंचेंगे तो आएगा -2V है, तो ये आएगा -2V और प्लस आई इंटू 2R। तो ये देख लो क्या बनेगा, ये -V माइनस 2V/3 प्लस 2V/3, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ V/3। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो V/3 हो जाएगा। बताइए कोई डाउट क्वेश्चन में? तो
इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? नो सर। कर लिया था? यस सर। और देखो, और देखो, ये बताओ 16। देखो इस केस में क्या कह रहा है, कैपेसिटर इज चार्ज्ड यूजिंग एन एक्सटर्नल बैटरी विद रेजिस्टेंस x इन सीरीज, द डैश्ड लाइन शो वेरिएशन ऑफ i विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एल एन आई का ग्राफ है। वैसे i का फंक्शन क्या बनता है जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं? तो e अपॉन आर, ई टू द पावर माइनस p बाई आर सी। तो अगर हम इसका एल एन आई लें तो ये आएगा एल एन ऑफ ई बाई आर एंड वन एंड माइनस में आ जाएगा टी अपॉन आर सी। देखो ध्यान से, तो अगर हम इसको लाइन की इक्वेशन की तरह ट्रीट करें तो ये y है, ये c है, और ये m बनेगा, यानी m का वैल्यू 1 अपॉन आर सी। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमने रेजिस्टेंस डबल कर दिया है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो रेजिस्टेंस अगर डबल करेंगे तो क्या मैग्निफिकेशन नाम आ रहा है, स्लोप जो है क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट y इंटरसेप्ट? तो वो कम हो जाएगा, y इंटरसेप्ट डिक्रीज होगा। तो y इंटरसेप्ट डिक्रीज होने का मतलब है कि वो जो डॉटेड लाइन है वो नीचे आएगी, और q का स्लोप जो है वो इसकी स्टीपनेस से कम होना चाहिए, कहने का मतलब है ना। थोड़ा बना नहीं सही से है बट ठीक है, q इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है ना, बोलिए, कर लिया था सभी ने? यस सर। और एक देखो, नेक्स्ट ये देखो 12। देखो इस केस में क्या करना है, a 4 microfarad capacitor and a 2.5 mega ohm resistance are in series with a 12 volt battery। तो कह रहा है find the time after which potential difference across capacitor is 3 times that of across resistor। तो देखो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, जनरल फंक्शन में लिखते हैं पहले। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है Q बाई सी, और Q का फंक्शन हमको मालूम है, क्यों भाई, Q का फंक्शन है CE ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे आई आर। आई का फंक्शन नहीं मालूम है तो आई का फंक्शन होता है ई बाई आर, ई टू द पावर टी बाई आर सी। हमको ये कह रहा है कि जो वी सी है वो 3 टाइम्स वी आर हो जाए। तो वी सी अगर 3 टाइम्स वी आर, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, इसका मतलब ये है, आता है क्या टाइम यहाँ से निकल के, ई तो कैंसिल हो जा रहा है, टाइम निकालना है, आर और सी हमको दिया हुआ है, आ जा रहा है यहाँ से। सीधे सीधे वीसी को 8 रख देंगे ना। हाँ ये भी बात सही है, सही बात है, सही बात है। दिया जाएगा वी आर प्लस वी सी की वैल्यू, करेक्ट, वी आर प्लस वी सी की वैल्यू 12 वोल्ट के बराबर है। यस अब वो सर। कह रहा है कि वो जो है 1:3 के रेशियो में डिवाइड, रेशियो में हाँ तो एक को 4 वोल्ट रख दो या एक को 8 वोल्ट रख दो, ठीक, करेक्ट। सर 3 और 9 वोल्ट। और 9, सॉरी 3 वोल्ट 9 वोल्ट आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, और कुछ है नहीं वैसे आज सर्किट में, बस इतना ही है। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, और कर लो, दैट्स इट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 50। दूसरा मेथड इसमें मैंने ये बताया था कि वी आर प्लस वी सी मिला के तो 12 वोल्ट है, और वो कह रहा है कि जो वी सी हो वो 3 वी आर हो। तो इसका मतलब वी सी एक्चुअली कितना होना चाहिए, वी सी होगा 9 वोल्ट और वी आर होगा 3 वोल्ट, ठीक है ना। तो वी सी 9 वोल्ट सॉल्व कर लो, तो 9 इज इक्वल टू 12, 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई आर सी। तो यहाँ से टी निकल आएगा, ठीक है। देखो एक और है, वो भी कर लो।
इसका आंसर 2 सेकेंड्स आना चाहिए। आया और बाकी लोगों का सर 2 सेकंड आया। बताना है? नो सर। ठीक है, तो कैपेसिटर टॉपिक में इतना ही है। तो उसमें डीबीपी में देख लेना, जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी कर लेना।